नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है और हमारे साथ रोज की तरह ही प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं, जिनसे हम देश की राजनीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर अभी तक आप नई परख चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो आप इससे जरूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। कांग्रेस पार्टी ने एक अलग तरह का काम किया है, हालांकि जो उस पर आरोप लगते रहते हैं वो शायद और ज़्यादा गहरे से लग सकते हैं। वो काम यह है कि उसने तेलंगाना में एक अलग से अल्पसंख्यकों के लिए घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें जी, उसने जो मौलवी हैं उनकी वेतन को बढ़ाने की बात कही है, अल्पसंख्यकों के लिए बजट को 4,000 करोड़ करने की बात कही है। तो आप इसे किस रूप में देखते हैं? क्या ये एक अच्छा कदम है जिससे चुनाव पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा कांग्रेस के लिए? देखिए, आपको ध्यान होगा कर्नाटक के चुनाव में बजरंग दल के ऊपर प्रतिबंध लगाने का वायदा कांग्रेस ने किया था। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी इसके ऊपर यही आरोप लगाया था कि ये तो माने अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करने वाली पार्टी है। तो ये ऐसा करेगी। उसी का सहारा लेकर जय बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली के नारे स्वयं प्रधानमंत्री ने मंच से लगाए थे। लेकिन कर्नाटक की जो राजनीतिक स्थिति है और कर्नाटक का जो जनसंख्या मूलक विन्यास है, वो इस तरह का था कि उसमें कांग्रेस की ये रणनीति कामयाब साबित हुई और नरेंद्र मोदी ने उसकी काट के लिए जो किया वो नाकाम साबित हुआ। मेरा मानना यह है कि तेलंगाना के मौजूदा चुनावी स्थिति को देखते हुए कांग्रेस ने ये कदम उठाया है। इसका इससे पहला मतलब तो ये निकाला जा सकता है कि कांग्रेस ये मानती है कि भारतीय जनता पार्टी उसकी मुख्य प्रतिद्वंदी नहीं है। यानी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने की दौड़ में कहीं से नहीं है। तीसरे नंबर की है, लेकिन बहुत पीछे है। वो दूसरे नंबर की है, पहले नंबर पे आने की स्थिति में नहीं है। यानी भारतीय कांग्रेस के इस कदम से भारतीय जनता पार्टी कोई हिंदुओं की प्रतिक्रियात्मक गोलबंदी नहीं कर पाएगी। तो उसका कोई खतरा वहां पर नहीं है। और हिंदुओं की उस तरह की प्रतिक्रियात्मक गोलबंदी का अंदेशा कांग्रेस को भारत राष्ट्र समिति या के चंद्रशेखर राव की तरफ से नहीं है, क्योंकि वो लोग उस तरह हिंदू सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं करते। तो एक तरह से देखा जाए, कोट अनकोट, बीआरएस और कांग्रेस का मुकाबला दो गैर सांप्रदायिक और सेकुलर पार्टियों के बीच में है। तेलंगाना की मुख्य लड़ाई, तो ऐसी लड़ाई में कांग्रेस ये सोचती है कि मुसलमान वोट अगर कोई उनसे छीन सकता है, तो एक तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजलिस-ए इत्तेहादुल मुसलमीन छीन सकती है, एमआईएम छीन सकती है, या भारत राष्ट्र समिति छीन सकती है। तो वो सुरक्षित पिच के ऊपर है ये घोषणा पत्र जारी करने के लिए। इसलिए उसने ऐसा किया है। उसको लगता है इसका उसको राजनीतिक नुकसान नहीं होगा, बल्कि फायदा होगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इसका प्रभाव 2024 के चुनाव तक पड़ सकता है और इससे चलन पैदा हो सकता है कि किसी भी प्रदेश में जहां अल्पसंख्यकों की मजबूत उपस्थिति होगी, वो अल्पसंख्यक ये दबाव बना सकते हैं कि भाई उनके लिए अलग से उनकी समस्याएं खास तरह की समस्याएं हैं। उनकी समस्याएं आम तरह की समस्याएं नहीं है। उनके लिए एक अलग तरह का घोषणा पत्र जारी किया जाना चाहिए। इस प्रकार की राजनीति भी बल पकड़ सकती है। तीसरी बात यह है कि भारत, जैसे मैं पहले भी कहता रहा हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोलने का जो वायदा किया था, जो बात की थी, उस बात का असर कांग्रेस के पक्ष में अल्पसंख्यकों के संदर्भ में एक सकारात्मक राजनीतिक परिणाम के रूप में निकला है। इस माइनॉरिटी डिक्लेरेशन से वो प्रवृत्ति और भी ज्यादा कांग्रेस के पक्ष में मजबूत होगी। लेकिन क्या इससे भारतीय जनता पार्टी अभी हाल के जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें छत्तीसगढ़ में या फिर मध्य प्रदेश में या फिर राजस्थान में इस मुद्दे को ज़्यादा ज़ोर-शोर से नहीं उठा सकती है, जो कि देखिए, की आवाज़ रही है? जो घटना तेलंगाना में हो रही है, अगर उस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में उठाएगी या राजस्थान में उठाएगी या मध्य प्रदेश में उठाएगी, तो उसका इतना कोई असर नहीं होगा। हुँ, भाई कांग्रेस के ऊपर तुष्टीकरण का आरोप तो प्रधानमंत्री इस माइनॉरिटी डिक्लेरेशन से पहले से लगा रहे हैं कि कांग्रेस जहां भी जाती है तुष्टीकरण करती है। वो अपने हुँ, भाषणों में पहले से ही कह रहे हैं। हुँ। इसमें वो नया क्या जोड़ेंगे? ज्यादा वही कह देंगे, देखिए तेलंगाना में उन्होंने ऐसा किया है। इससे ज्यादा इसका कोई इन राज्यों की राजनीति में असर नहीं होगा। बिहार में नीतीश कुमार ने एक तरीके से विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराने में सफलता हासिल कर ली है कि आरक्षण का दायरा 75% तक बढ़ाया जाए। मज़ेदार बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को उसका समर्थन करना पड़ा। तो आपको क्या लगता है कि ये देश की राजनीति में काफ़ी दूरगामी प्रभाव डालने वाला कदम साबित होगा?
जरूर, देखिए आप 1990 से 2023 की तुलना कीजिए। 1990 में जब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की थी, तो उस क्षण भारतीय जनता पार्टी असमंजस में फंस गई थी, वो दुविधा की शिकार थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस मसले से कैसे निपटें। तो फिर उसने अपने घोषणा पत्र में आर्थिक आधार पर आरक्षण का वायदा जोड़ा और राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू कर दिया, और वो अडवाणी की रथ यात्रा शुरू हो गई। ये दो तरीके उसने अपनाए थे। आरक्षण का विरोध भी नहीं किया और ऐसा आरक्षण का बहुत कूद कूद के समर्थन भी नहीं किया उसने, और लेकिन इसने ये दो कदम उठाए थे और काफी लंबा अरसा उसे लगा इस समस्या से निपटने में। आखिरकार उसने इस समस्या से निपटने में कामयाबी हासिल की, और जो सामाजिक न्याय की पार्टियां थी, मेरे ख्याल से पिछड़े वर्ग की गोलबंदी में धीरे धीरे वो उनको पीछे छोड़ती जा रही थी। अब जातिगत जनगणना के जरिए सामाजिक न्याय की पार्टियां उस दूरी को पाट रही हैं और वो भाजपा के बराबर आकर पिछड़े वर्ग की गोलबंदी के मामले में उसे बराबर की टक्कर देना चाहती हैं। तो मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से बिल्कुल 1990 जैसे तो नहीं, लेकिन काफी कुछ वैसे ही असमंजस में फंस रही है। वो नहीं चाहती है कि जातिगत जनगणना के आंकड़े, वो जातिगत जनगणना के आंकड़े तो हों, आंकड़ों से तो कोई दिक्कत नहीं, रोहिणी कमीशन वैसे आंकड़े देता, तो वो, लेकिन उन आंकड़ों को प्रकाशित किया जाए, उनके इर्द गिर्द राजनीति की जाए, ये वो नहीं चाहती। लेकिन ये हो रहा है। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या मुकाबला हो। तो वो ये कहना कि अगर यहाँ पर जातिगत जनगणना होगी तो हम आपको बदले में राम मंदिर का दर्शन कराएंगे, रामलला का, ये तो बात कोई जमती नहीं है कोई, ये इसकी काट हो ही नहीं सकता है। वो देखिए, ये बात सही है कि राम मंदिर की हांडी जितनी चढ़नी थी वो 90 के दशक में चढ़ चुकी। अब उसके नाम पर वोट नहीं मिलते। नरेंद्र मोदी इस बात को जानते हैं। नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनाव में भी इस फिक्रे का इस्तेमाल नहीं किया, इस मुद्दे का इस्तेमाल नहीं किया। 2019 के चुनाव में भी इस मुद्दे का इस्तेमाल नहीं किया। तो अब उनके सामने प्रश्न है, क्या उन्हें आप राम मंदिर के मुद्दे का इस्तेमाल करना चाहिए? मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी को राम मंदिर का मुद्दा कोई पसंद नहीं है। मैं मानता हूं कि वो राम मंदिर के मुद्दे को राम मंदिर का मुद्दा हमेशा से भाजपा का मुद्दा रहेगा। वो एक माहौल बनाने के काम आएगा, बीच बीच में उसके इर्द गिर्द विमर्श होता रहेगा, ये तो बात सब सही है। लेकिन उसको चुनाव का प्रमुख मुद्दा बनाना, ये अभी तक इस तरह की प्रवृत्ति नरेंद्र मोदी ने दिखाई नहीं है। इसलिए भाजपा इस मसले को लेकर काफी कुछ ऊहापोह की शिकार है। वो विरोध कर नहीं सकती, विरोध करते ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार लेगी, लेकिन वो मन मार के समर्थन करती है, लेकिन मन मार के करती है। लेकिन अभी पिछले दिनों जो नरेंद्र मोदी अपनी चुनाव सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, उसमें वो राम मंदिर के मुद्दे को काफी जोर शोर से उठा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी अपना ही मंत्रिमंडल का बैठक करने अयोध्या पहुंच जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि हमने मंदिर बनवाया और हम एक बहुत बड़ा काम करके आ रहे हैं, तो हमें वोट भाई मिलेगा। ये तो जनवरी तक चलेगा। जनवरी में जब इसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद भी देखिए अगर इस मुद्दे को उसी तरह उठाया जाता रहा, तब फिर माना जाएगा कि लोकसभा चुनाव तक इस बात को उस तरह खींचा जाएगा। मैं ये मानता हूं कि राम मंदिर का मुद्दा कई भाजपा के मुद्दों में से एक रहेगा, और जो हमेशा रहा है। ऐसा नहीं है कि राम मंदिर का मुद्दा भाजपा का मुद्दा कभी बिल्कुल नहीं रहा, लेकिन वो चुनाव का केंद्रीय मुद्दा नहीं है। आपको याद पड़ता होगा 2014 में भाजपा के पोस्टरों पे राम मंदिर नहीं था, 2019 में भी भाजपा के पोस्टरों पे राम मंदिर नहीं था। अब होगा कि नहीं होगा, कोई गारंटी से नहीं कह सकते, लेकिन पिछले 2 चुनावों का अनुभव बताता है कि राम मंदिर का मुद्दा नरेंद्र मोदी के प्रिय मुद्दों में से एक नहीं है। इस मामले में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी टक्कर ले चुके हैं। क्या ये हो सकता है कि नरेंद्र मोदी रोहिणी कमीशन की सिफारिशों को लागू करके इन सारी समस्याओं से निकलने का प्रयास करें? क्योंकि एक अंदाजा ये है कि संसद के अगले सत्र में रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी जाएगी, और इस तरह से नरेंद्र मोदी ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि उनको भी पिछड़े वर्ग की उतनी ही चिंता है जितनी की जातिगत जनगणना वालों को चिंता है। लेकिन ऐसा अगर वो करेंगे, तब तो फिर वही बात हो जाएगी, वही आरोप व्यवहारिक रूप से भाजपा भी करते हुए, वही उसी तरह काम भाजपा भी करते हुए दिखेगी, जिस तरह का काम जातिगत जनगणना के ऊपर आरोप की शक्ल में नरेंद्र मोदी ने लगाया है। कई फिर तो आंकड़े सामने आ जाएंगे। जब आंकड़े सामने आ जाएंगे, आपको ध्यान होगा कि बिहार की जातिगत जनगणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो
मसला डाला गया है, उस मसले में एक महत्वपूर्ण मसला यह है कि आंकड़ों को प्रकाशित क्यों किया। आपने सर्वेक्षण किया, आपने आंकड़े जमा किए, उसका नीति निर्माण में इस्तेमाल कीजिए, अपने पास रखे रहिए उन आंकड़ों को, लेकिन आप प्रकाशित करके उसके इर्द गिर्द एक राजनीति करना चाहते हैं, लोगों में उसके जरिए एक तरह की भावना पैदा करना चाहते हैं, एक तरह का आप चाहते हैं कि लोगों में एक ललक पैदा हो कि भाई उनकी संख्या कितनी है और उस संख्या के बदले में उन्हें क्या मिल रहा है और क्या मिलना चाहिए। आप इस तरह की भावना पैदा करना चाहते हैं। तो नरेंद्र मोदी की आपत्ति आंकड़े जमा करने पे नहीं है, नरेंद्र मोदी की आपत्ति सर्वेक्षण करने पे नहीं है। उन लोग भाजपा और संघ की आपत्ति इस बात के ऊपर है, अगर वो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को प्रकाशित कर देते हैं, सदन के पटल में रख देते हैं, यानी सार्वजनिक दायरे में ले आते हैं उस रिपोर्ट को, तब रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट भी तकरीबन वही प्रभाव डालेगी जो प्रभाव बिहार की जातिगत जनगणना ने डाला है। क्योंकि देखिए, अनुसूचित जातियों की संख्या लोगों को पता है, अनुसूचित जनजातियों की संख्या भी लोगों को पता है। जब ओबीसी की संख्या रोहिणी कमीशन के जरिए, बिहार में तो केवल बिहार की संख्या पता चली है, रोहिणी कमीशन तो सारे देश की संख्या बता देगा। तो बाकी जितने बचे वो सब तो ऊंची जातियों वाले रह गए, और रोहिणी कमीशन मुसलमान बैकवर्ड्स की संख्या भी बता देगा। तो जो काम बिहार की जातिगत जनगणना ने किया है, रोहिणी कमीशन सारे देश के पैमाने पर, हर प्रदेश के पैमाने पर वो काम कर देगा। एक तरह से रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट रख दी जाएगी तो राज्यों के स्तर पर जातिगत जनगणना की कोई विशेष आवश्यकता नहीं रह जाएगी। लेकिन क्या ये लगता है कि हमारे देश की राजनीति में अब धीरे-धीरे इस बात पर सहमति बन गई है कि जो जाति, जो समूह जितनी आबादी में है उसको उतना आरक्षण दिया जाए? और पहले नहीं, जो ये एक सहमति नहीं बनी, मैं इससे सहमत नहीं हूं। जी, आबादी के मुताबिक आरक्षण मिलना, जितनी आबादी है उतना आरक्षण मिलना, ये एक मांग है, अभी की नहीं, पुरानी मांग है। ये एक बहुत ही एक पॉपुलिस्ट रेटरिक है, एक लोकप्रिय फिक्रा है, मतलब जो है, जो डॉक्टर लोहिया के जमाने से लगाया जा रहा है। लेकिन इसको कभी भी नहीं माना गया, संविधान सभा ने भी नहीं माना, मंडल कमीशन ने भी नहीं माना, काका कालेलकर कमीशन ने भी नहीं माना, किसी ने भी इस बात को नहीं माना। ये तो अब अगर आबादी के मुताबिक आरक्षण मिलना है तो स्त्रियों की आबादी तो 50% या उससे कुछ ज्यादा ही होगी, एक आध फीसदी कम होगी, तो स्त्रियों को आरक्षण फिर 50% मिलना चाहिए। फिर पिछड़े वर्गों की आबादी 55% होगी, 56% होगी, तब उनको इतना आरक्षण मिलना चाहिए। वो तो बिल्कुल अलग बात है। आबादी के मुताबिक आरक्षण देना, इससे आरक्षण की नीति का क्या होगा, पूरे देश की राजनीति का क्या होगा, हर चीज के ढांचे का क्या होगा, ये चीज केवल दो संदर्भों में मानी गई है। एक अनुसूचित जातियों के संदर्भ में मानी गई है और एक अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में मानी गई है। बाकी और किसी भी संदर्भ में आज तक कभी भी ये नीति नहीं मानी गई। यहाँ तक अभी भी जो नीतीश कुमार ने आरक्षण बढ़ाया है, वो भी जितनी आबादी उतना हक वाले सिद्धांत का पालन नहीं करता। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ऐसा मुझे लगता है कि पहले कुछ चुनिंदा लेख आते थे इस तरह की मांगों को लेकर, अभी भी आते हैं कि जब बहुत ही प्रभुत्वशाली जातियां आरक्षण की मांग करती हैं कि हमें ओबीसी बना दो या कुछ इस तरह की। लेकिन आमतौर पे ऐसा लगता है कि ये जो तर्क आता था कि थोड़ी खुली प्रतियोगिता होनी चाहिए, कोट अनकोट मेरिट की बात होती थी, तो वो पूरा तर्क अब बिल्कुल मिट्टी में मिल चुका है और जो राजनीति है वो इस दिशा में ही आगे बढ़ रही है कि धीरे-धीरे जितनी देखिए, जितनी मेरिट का तर्क तो जैसे ही ईडब्ल्यूएस का आरक्षण घोषित हुआ, मेरिट का तर्क कब से देना बंद हुआ है। जैसे ही आर्थिक आधार पर ऊंची जातियों को आरक्षण प्राप्त हुआ 10% का, थोड़ा बहुत नहीं है ये, 1 या 2% का आरक्षण नहीं है, ये 10% का आरक्षण है। उसके बाद इस आरक्षण ने मेरिट के तर्क को पृष्ठभूमि में ढकेल दिया। मैं ये मानता हूं, अगर ये 10% आरक्षण पिछली ऊंची जातियों को नहीं देते और गरीबी का फर्जी प्रमाण पत्र बना के, जो है ईडब्ल्यूएस का फर्जी प्रमाण पत्र बना के बहुत से लोग नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं। स्थिति यह है कि अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत सारी नियुक्तियां हुई हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनको एडहॉक यानी अस्थायी नियुक्ति के लिए ईडब्ल्यूएस के तहत नौकरी मिली थी। फिर वो लगातार नौकरी करते रहे 1-2 साल तक, तो वो ईडब्ल्यूएस में नहीं रह गए। उसके बावजूद उन्होंने कहीं से तिकड़म करके ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र बनवाए और स्थायी नियुक्तियां भी प्राप्त की उसी कैटेगरी में। मैं व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूं, अगर मुझसे जांच की जाए तो मैं बता भी सकता हूं कि कौन कौन इस तरह के लोग हैं।
क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं ऐसे कई लोगों को। तो ये सब जो हो रहा है, इसके बाद से फिर मेरिट वाला मुद्दा चलेगा कैसे? मेरिट वाले मुद्दे का हनन जो है वो तो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन ने कर दिया है। एक और चीज़ हुई है पिछले 1-2 दिनों के घटनाक्रम में कि ये कहा जा रहा है कि महुआ मोइत्रा की सदस्यता को खत्म करने की सिफारिश एथिक्स कमेटी ने कर दी है। तो इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं कि क्या एक ज़्यादा मुखर विपक्षी सांसद को निशाना बनाया गया या सांसदों को अपने आचार में और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है? आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, सावधान रहने की तो निश्चित रूप से जरूरत है। उस तरह से जिस तरह महुआ मोइत्रा ने अपना जो पासवर्ड और वो सब लॉगिंग साझा किया, जिससे वो साझा करना चाहती थी, वो अगर वो ना करती तो वो बेहतर होता। निश्चित रूप से किसी सांसद को, मेरा अपना मानना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा तो महुआ मोइत्रा ने कोई विशेष अपराध किया हो, वो तो कोई साबित हुआ नहीं। इसीलिए जो तृणमूल कांग्रेस है उसने भी उनके पक्ष में बयान दे दिया है पहली बार कि भाई जब उनके खिलाफ कोई अपराध साबित ही नहीं हुआ, तब आप उनको सदन से निष्कासित करने की सिफारिश क्यों कर रहे हैं? तो और ये तो पहले से लगभग तय था कि आचरण समिति ये सिफारिश करेगी ही। उसने अपनी गतिविधि, अपनी कार्रवाइयां करने में भी बहुत, जिसे कहा जाए, बहुत निष्पक्षता का प्रदर्शन किया हो, ऐसा पहली नजर में नहीं लगता। तो उसकी कार्रवाई के ऊपर भी सवालिया निशान है और रहेगा। उसकी आलोचना होगी। विपक्ष के लोग उससे उन्होंने बायकॉट भी किया है, उन्होंने उसकी आलोचना भी की है। तो उसमें भाजपा के लोगों की बहुतायत है। और आजकल इस प्रकार की आलोचना को कि आप निष्पक्ष हैं, कि निष्पक्ष दिखना भी चाहिए, न केवल निष्पक्ष होना चाहिए बल्कि निष्पक्ष दिखना भी चाहिए, इस सिद्धांत का पालन आज की राजनीति में शायद ही कोई करता हो। क्या ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा आत्मविश्वास के शिकार है? क्योंकि जो आप एक कहानी सुनाते हैं कि 2 कुत्तों की एक कहानी, कि एक जो जान बचाने के लिए जो भाग रहा था, उसको कुत्ता नहीं पकड़ पाया। तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं को बार-बार इस स्थिति में ला रही है कि वो समझें कि उनकी जान को खतरा है, यानी कि उनके अस्तित्व को खतरा है। तो शायद वो वो ज़्यादा उदार होते तो विपक्ष की एकदम फूट पड़ जाती। नहीं, भाजपा को इंडिया मोर्चा बनने से पहले तो यही उम्मीद नहीं थी कि ये लोग एकजुट हो जाएंगे। अभी भी भाजपा को उम्मीद है कि इनकी एकता टूट जाएगी। अभी विधानसभा चुनावों में जो थोड़ी बहुत छींटाकशी हुई है, एक दूसरे की टांग खिंचाई हुई है, उस पर भाजपा से हमदर्दी रखने वाले मीडिया ने बड़ी कलाबाजियां खाई हैं। वो सुनने को तैयार नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि एकता की भावना भी टूट चुकी है, एकता में तनाव भी आ चुका है। अब ये लोग किस मुंह से लोकसभा में साथ साथ वोट मांगेंगे? और जब उनको मैं याद दिलाता हूं कि भाई अभी अभी तो आपने विधानसभा चुनावों में कर्नाटक में देवगौड़ा के खिलाफ मुहिम चलाई थी। अब आपने लोकसभा में उनसे एकता कर ली है, तो अब आप किस मुंह से दोनों मिलकर वोट कर? मेरी इस बात का कोई जवाब नहीं देता है। लेकिन लगातार अखिलेश यादव ने जो कहा वगैरह, उसकी ऊपर उसको रेखांकित किया जाता रहता है। तो ये सब होता रहेगा। भाजपा में आत्मविश्वास तो बहुत है, लेकिन भाजपा में मैं ये मानता हूं कि वो लोग, उनके नेतृत्व में कोर्स करेक्शन करने की क्षमता भी है। तो वो अपनी पेशबंदी को बदलते भी रहते हैं। हालांकि जिस तरीके से वो छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का और मध्य प्रदेश का और तेलंगाना का चुनाव लड़ रहे हैं, उससे मुझे कभी शक होने लगता है कि शायद इनमें कोर्स करेक्शन की क्षमता है। या कई बार वो भाजपा में एक ये भी जिद पाई जाती है कि अगर थोड़ा बहुत नुकसान होना हो तो हो जाए, लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे। इस बात का भी उनमें आग्रह रहता है कि हम अपने निर्णयों को नहीं बदलेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। नुकसान हो जाएगा, ठीक है, वो तय कर लेते हैं कि थोड़ा नुकसान होगा, इस नुकसान को हम झेल लेंगे और इसकी हम रिकवरी कहीं ना कहीं से कर लेंगे। तो इस प्रकार की प्रवृत्तियां भाजपा के नेतृत्व में है। आत्मविश्वास तो बहुत है, ये बात सही है। जब तक कोई बड़ा झटका नहीं लगेगा तब तक वो आत्मविश्वास वैसे ही रहेगा। आज एक और भाजपा की तरफ से नियुक्ति की गई और वो है येदियुरप्पा के बेटे को कर्नाटक का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी का। तो क्या आपको लगता है कि उस आत्मविश्वास में कमी आएगी जिसके माध्यम से अमित शाह और नरेंद्र मोदी वंशवाद पर हमला करते हैं, या अभी भी वो कायम रहेगा? देखिए, वहां तो पहले से इस प्रकार की योजना चल रही थी और येदियुरप्पा से कहा जा रहा था कि वो अपने बेटे के हाथ में अपना बेटन थमा दें और उसको खुद राजनीति से रिटायर हो जाएं। ऐसे लोगों को केंद्र में लाकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना देना वगैरह वगैरह, ये सब काम होता रहता था। शिवराज सिंह चौहान को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। वो अपना दफ्तर तक देखने नहीं आए, केंद्रीय कार्यालय में उनका दफ्तर कहाँ है। तो ये सब पहले से वहां कोशिश चल रही थी
और भाजपा के ऊपर नरेंद्र मोदी का आग्रह क्या है? उनकी बात लोग सही मानते हैं, दूसरे की बात लोग सही नहीं मानते। अगर वो दूसरे पे परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, नरेंद्र मोदी मानते हैं हमने आरोप लगा दिया और आरोप चश्मा भी हो गया। हमारे ऊपर परिवारवाद का आरोप लगेगा, कोई परवाह नहीं करते इस बात की, उनके ऊपर आरोप लगता है। दूसरे भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया, उनकी निगाह में सब भ्रष्ट साबित हो गए। उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा, वो उसकी कोई परवाह नहीं करते, वो मानते हैं कि वो दूध के धुले हुए हो, जनता उन्हें दूध का धुला हुआ ही मानेगी। तो उसमें इस प्रकार की प्रवृत्ति उनके अंदर काफी पाई जाती है। यहाँ तक कि वसुंधरा राजे के से भी वो कह रहे थे कि आप केंद्र में आ जाइए और अपने बेटे को अपना उत्तराधिकार दे दीजिए, तो उन्हें भाजपा को इस सब करने में कोई दिक्कत नहीं होती। आज की बातचीत को हम यही विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति से जुड़े कुछ प्रमुख मुद्दों पर प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। कार्यक्रम को खत्म करने से पहले मैं आप सब लोगों से यह कहूंगा कि अगर अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं, आपने नई परख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। आज की बातचीत के लिए अभय सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।